एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आज की अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीए राकेश कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। आज कौन से वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने वाले हैं बेटे? बिल्कुल नए वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस नंबर 25, एएस नंबर 25, एएस नंबर 28, एएस नंबर 23, एएस नंबर 15, एएस नंबर 27। ये वाले 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं थे, वो वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर कर रहे हैं हम। सही है। आज कौन से करने वाले बेटे? आज पहले हम 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे इस वाली वीडियो में, उसके बाद बाकी 2 अगली वीडियो में। कौन कौन से सर? एएस नंबर 28 इम्प्लीमेंट इम्पावरमेंट ऑफ एसेट, अगला इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और तीसरा एसोसिएट्स। बहुत आसान एएस है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ये दोनों तो है तीनों के तीनों प्रैक्टिकल, और ये दोनों तो बिल्कुल अच्छे वाले हैं। सर ये एएस नंबर 28 इम्प्लीमेंट होता क्या है? सर देखो, एसेट पे डिप्रिसिएशन लगाना जानते हो ना? क्यों लगाते हैं हम एसेट पे डिप्रिसिएशन? सिंपल सी बात है, जब कभी भी आप कोई इंटेंजिबल एसेट खरीदते हो, तो जैसे जैसे उस इंटेंजिबल एसेट को आप चलाते रहे, सॉरी, टेंजिबल एसेट खरीदते हो, पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, जैसे जैसे उसको यूज करते रहते हो, उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती रहती है। उसको यूज करने की वजह से, उसके ऑब्सोलेंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से उस एसेट की वैल्यू को जो गिरने को बोलते हैं, उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसमें मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करते। हम हमेशा उस एसेट को यूज करने से जो नुकसान हुआ वो डेप्रिसिएशन में कवर करते हैं। एएस नंबर 28 कहता है कि आपको करना क्या चाहिए, आप जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हो वो तो लगाओ। ईयर के एंड में मैं आपको सामने आके बताता हूं क्या क्या। ईयर के एंड में क्या करना है आपको? हर साल के एंड में इंपॉर्टेंट लॉस चेक करो। सर ये इंपॉर्मेंट लॉस क्या होता है? वो हर साल के एंड में ये चेक करना है कि मार्केट वैल्यू तो नहीं गिर गई क्या हमारी एसेट की। एसेट की मार्केट वैल्यू गिर गई तो उस लॉस को कंसिडर करो। उस एसेट की रिकवरेबल अमाउंट चेक करो। बहुत सारे कारण हो सकता है, जैसे डेप्रिसिएशन हो सकता है, इंटरनल कारण, एक्सटर्नल कारण। इंटरनल कारण हो सकता है कि अब एसेट जो है वो वर्किंग कंडीशन में अच्छी नहीं है, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रही है, कि कुछ डिसीजन बदलने की वजह से एसेट की इफेक्टिवनेस चली गई है। एक्सटर्नल कारण हो सकता है इनोवेशन होकर मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मार्केट के इंटरेस्ट रेट का फैक्टर बदल चुका है, मार्केट का प्राइस बदल चुका है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो जब इंप्रूवमेंट की बात करता है ना, तो आपको इंप्रूवमेंट किसी भी कारण से निकल सकता है, आपको बस हर साल चेक करना है। ये कैसे चेक करोगे? बड़ा आसान है। बस अपनी कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर दो, आपका इंप्रूवमेंट लॉस आ जाएगा। सर ये कैरिंग अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट का मतलब? कैरिंग अमाउंट का मतलब डिप्रिसिएशन लगाने के बैलेंस शीट डेट पे जो वैल्यू है, दैट इज कैरिंग अमाउंट। वैसे व्हाट इज रिकवरेबल? कैरिंग अमाउंट दोबारा बताओ। इमेजिन कर, एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है? उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10% एसएलएम। 10 लाख रुपए की मशीन है, 10% एसएलएम डेप लगाता हूं। 2 साल से डेप लगा रहा हूं, 2 लाख। एक बार और लगाई, 2 लाख। आज मेरी मशीन 8 लाख रुपए की है, 2 साल बाद ये हो गई मेरी कैरिंग अमाउंट। इज रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल मतलब जो मार्केट में उसके पैसे मिल सकते हैं। रिकवरेबल होता है नेट सेलिंग प्राइस, जो उसको मार्केट में बेच दे कितने पैसे मिलेंगे। आज अगर मार्केट में बेच दे तो क्या पैसे मिलेंगे, हो गए रिकवरेबल की नेट सेलिंग। वैल्यू इन यूज मतलब उस एसेट से जो फ्यूचर में इनफ्लो आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, विच एवर इज हाइयर। इनमें से जो हाइयर होगा ना वो ले लेना। समझे मेरी बात का? ये हो जाएगा रिकवरेबल अमाउंट, और कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल माइनस कर दो, आपका इंपावरमेंट लॉस आ जाएगा। इमेजिन करो, कैरिंग अमाउंट आ रही है 8 लाख रुपए, रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 6.5 लाख रुपए, तो क्या हमारा इंपावरमेंट लॉस 1.5 लाख रुपए है? जी हाँ, बिल्कुल सही। मान लो अगर कैरिंग अमाउंट आ रही है 8 लाख रुपए, विच एवर इज हाइयर करके आ रहा है आपका 9,25,000। सर क्या नेगेटिव 1,25,000 लेंगे? नहीं बेटे, इंपावरमेंट लॉस लेना है, इंपावरमेंट गेन नहीं लेना। कोई इंपावरमेंट गेन कंसीडर नहीं करना, लॉस कंसीडर करना है। सर क्वेश्चन कराओ तब ज्यादा मजा आएगा। आइए चला क्वेश्चन करते हैं। आओ, स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन निपटा देते, छोटे छोटे एस है। एस नंबर इलस्ट्रेशन वन पढ़ो। कोई एर्गो इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसके पास एक प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है 31 दिसंबर 2011। एक्स को मैं 10 मान रहा हूं, 2011। डिस्काउंट का रेट 15%, फ्यूचर का फ्लो दे रखा है कि 12 में क्या कमा के देगा, 13 में क्या, 14 में क्या, 15 में क्या, 16 में क्या, और 16 के बाद रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी 1,000 रुपए। चलो, टीपीई खरीदा था 1 जनवरी एक्सेस। आपको बताओ, इसमें बड़ी पंगा है यार। एक मैंने क्लास में भी कराया था क्वेश्चन, बच्चों को भी 3,000 बार कराया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? अब एक्स एक्स को हम 10 मान ले, तो 2010 में खरीदा था, 2010 में खरीदा था, इसका मतलब हो गया 10 में डेप लगी होगी, 11 में डेप लगी होगी, 2 साल डेप लगी है ना। स्टडी मटेरियल ने 3 साल लगा रखी है, तो इन्होंने, इनकी डेट को आप ये कंफ्यूज मत हो जाना। आप मानो जनवरी 9 में खरीदा था, ठीक है? ये डेट गलत है, आप जनवरी 9 मानो, क्वेश्चन में गड़बड़ है।
जनवरी 9 का मतलब दिसंबर 9 में डेप लगी होगी, दिसंबर 10 में, दिसंबर 11 में, 3 डेप लग चुकी है, 3 साल पुरानी मशीन है, ठीक है। ये डेट गलत है, इसमें याद रखना, स्टडी मटेरियल में डेट गलत है, ये जनवरी 10 नहीं है, जनवरी 9 नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ है उसकी 8 साल। नेट सेलिंग प्राइस, अगर 3 साल बाद उसको मार्केट में बेचे तो मार्केट में मिलेंगे हमें 20,000 रुपए, नेट सेलिंग प्राइस है ये। से क्या, आज की कैरिंग अमाउंट निकाल दो, 3 साल बाद मशीन कितने की है, वैल्यू इन यूज निकाल दो, रिकवरेबल अमाउंट निकाल दो, इंप्लीमेंट लॉस निकाल दो, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाल दो और नई डेप निकाल दो। आओ, इस इमीडिएटली प्रिसीडिंग द, अच्छा इन्होंने लिखा भी हुआ है, एक्सेस जो है वो प्रिसीडिंग ईयर बिफोर 2010 है, मतलब 2009 ही है, ये बता ही रहे हैं 2009 है। चलो मैं सीधा नो नहीं लिख सकते थे जलील आदमी। चलो कोई नहीं। सबसे पहले मैं निकालता हूं वैल्यू, नहीं पहले कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 2011। कैसे निकालूंगा जी, सबसे पहले मेरे को डेप लेनी है, एसेट पे डेप होती है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ, एसएलएम की तरह। एसेट की कॉस्ट है 40,000, 1,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है, लाइफ है उसकी 8 साल, 8 ईयर। पर ईयर की डेप आ गई 39,000 डिवाइड बाय 8 साल, 4875 पर एनम की डेप। एक्यूमुलेटेड डेप फॉर 3 ईयर, 3 साल हमने एसेट चलाई है, 4875 इंटू 3 साल में हमने डेप लगा ली होगी 14,625 की। तो कैरिंग अमाउंट क्या होगी जरा बताना 3 साल बाद, 31 दिसंबर 2011 में उसकी वैल्यू होगी 40,000 माइनस 14,625। आज एसेट की वैल्यू है 25,375 रुपए, ठीक है जी। 25,375 है, 3 साल बाद एसेट की वैल्यू, 3 साल चलाने के बाद, रुकना नहीं है, चलते रहो। रिकवरेबल के लिए मुझे पहले वैल्यू इन यूज चाहिए। वैल्यू इन यूज कैसे निकालूं, बड़ा आसान है। वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं जी, सबसे पहले आप ईयर चेक करो, उस एसेट से आने वाला फ्लो चेक करो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लो और मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ले लो। सर एसेट 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में और एक और 16 स्क्रैप वैल्यू के लिए, कितना देगी बेनिफिट जी, 4, 6, 6, 8, 4, 4, 6, 6, 8 और 4, और स्क्रैप वैल्यू के 1,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है, इंटरेस्ट का रेट है 15%, एट दी रेट 15%, वन 1/1.15 लेंगे, पता है ना, प्रेजेंट वैल्यू में पढ़ते थे इसको, कैपिटल बजटिंग एफएम में भी पढ़ा हुआ है, स्क्रैप वैल्यू डिस्काउंटेड रेट 1/1.15। सर ये कैसे आया, तो 15% का है ना, तो 15% का 1/1.15, 12% होता तो 1/1.12, 10% होता तो 1/1.1 इक्वल्स टू करते जाओ, हर साल का आ जाएगा 1/1.15। पहले का मैं 3 डिजिट तक ले रहा हूं, 0.870, ऐसे पेपर में आपको ये देगा 756, 0.658, 0.572, 497, 497। अब मल्टीप्लाई करते जाओ बस, 4,000 इंटू 0.87, 3,480, 6,000 इंटू 0.756, 4,536, 6,000 इंटू 0.658, 3,948, 8,000 इंटू 0.7572, 4,576, 4,000 इंटू 497, 1,988, 1,000 इंटू 0.497 इज 497। इन सबको जोड़ के क्या है, 19025, ये बन गया आपका वैल्यू इन यूज। जो वो एसेट फ्यूचर में बेनिफिट देगी उसका प्रेजेंट वैल्यू ही होता है वैल्यू इन यूज। मुझे निकालना है रिकवरेबल अमाउंट, रुकना नहीं है, चलते रहो बस चलते रहो। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट होता क्या है सुनना, रिकवरेबल अमाउंट इज दी नेट सेलिंग प्राइस जो उस एसेट का मिलेगा आपको अभी बेचने पे, और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। सर हमारा नेट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन ने दिया था, अभी बेचेंगे तो अपने को मिलेंगे 20,000 रुपए,
और वैल्यू इन यूज आपने बताया 19025, विच एवर इज हायर। सर इसमें तो 20,000 सिलेक्ट हो रहा है, यही माना जाएगा मेरा वैल्यू, सॉरी रिकवरेबल अमाउंट। अब निकालता हूं मैं इम्पायरमेंट लॉस। इम्पायरमेंट लॉस होता क्या है? इम्पायरमेंट लॉस इज कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। मेरा कैरिंग अमाउंट था 25375, 25375 माइनस रिकवरेबल अमाउंट 20,000, 5375 का आ गया मेरा इम्पायरमेंट लॉस। अगर आप मुझे बोलोगे सर इस इम्पायरमेंट लॉस की एंट्री क्या होगी वो भी बता दो, तो लॉस है बेटे, खर्चा बढ़ेगा, सेट की वैल्यू कम हो जाएगी। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीपीई 5375, 5375। एक चीज और मांगी थी क्वेश्चन ने हमसे, क्वेश्चन ने बोला था रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बता दीजिए ऑन 31 दिसंबर 2011, कि अब से क्या एसेट की कैरिंग अमाउंट होगी। तो अब से एसेट की कैरिंग अमाउंट होगी जो पहले कैरिंग अमाउंट थी माइनस इंपायरमेंट का लॉस। अब से आपकी कैरिंग अमाउंट आपकी किताबों में एसेट नजर आ रही होगी 20,000 रुपए की, याद रखना। एक चीज और मांगी थी, एक चीज और, वो कह रहा था डेप्रिसिएशन बता दो फ्रॉम दिसंबर 2012 से क्या डेप लगेगी। अरे डेप का फॉर्मूला तो वही होता है, का फॉर्मूला क्या होता है? एसएलएम से डेप का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ। एसेट की कॉस्ट 20,000 है, स्क्रैप वैल्यू 1,000 है, 5 साल में से 3 साल चल चुकी है एसेट, तो 5 साल ही तो बचे, 5 ईयर। रिमेनिंग निकाल रहे हैं हम, 19,000 डिवाइड बाय 5 इज 3,800 पर एनम। आने वाले साल में हर साल इतनी डेप लगेगी, बस खत्म। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, इसमें है ही क्या। इम्पायरमेंट लॉस कोई अजीब मुश्किल चीज नहीं है। देखो इम्पायरमेंट लॉस कितने का हुआ हमारा, ये देखो 5375 का इम्पायरमेंट लॉस दिख रहा है। और आने वाले सालों में डेप कितनी होगी बताओ, 3,800। भाई बेसिक्स है यार, सिर्फ यही करना है, इस पूरे पूरे चैप्टर एएस में यही करना है, और यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, और कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है इसका, पढ़ना। XYZ लिमिटेड की एक प्लांट प्रॉपर्टी है जिसकी कैरिंग अमाउंट है 100 लाख रुपीज ऑन मार्च 2011। अच्छा ठीक है, उसकी बची हुई लाइफ है 5 ईयर्स। अच्छा, 5 साल कमानी वाला देगा 5 लाख रुपए। फ्यूचर फ्लो दे रखा है आपको 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का। आपसे कह रहा है वैल्यू इन यूज निकल 10% पे, रिकवर निकल दो, नेट सेलिंग प्राइस है 60 लाख रुपए। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट पूछ रहा है खाली, इन्वेस्टमेंट लॉस नहीं, रिकवरेबल अमाउंट। आइए तो जाओ मेरे साथ, रुको मत। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सबसे पहली चीज मांग रहा है मेरे से वैल्यू इन यूज निकालते हैं। ईयर लो पीवीएफ एट द रेट 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू। चलिए जी, कौन से साल से शुरू करना है? 31 मार्च 12 से, 31 मार्च 12, 31 मार्च 13, 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, और एक बार और आएगा 31 मार्च 16। बताना एक बार और क्यों आया? स्क्रैप वैल्यू के लिए भूल गए क्या भाई? 2016 में सैल्वेज वैल्यू, रेजिडल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ये सब भी तो मिलेगा कबाड़ी वाले से पैसे। आना जी, चलो जी चेक करते हैं फ्लो क्या क्या था। 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, मैं भी लाख्स में कर लूं क्या? लाख्स में कर लेता हूँ। 50 लाख, 30 लाख, 50, 30, 30, 30, 20, 20, 30, 20, 20, और कबाड़ी वाला देगा हमें 5 लाख रुपए। 10% से कर लेना, 10%, 1/1.10, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.621, मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर निकालो। 50 into 0.909, 45.45, 30 into 0.826 is 24.78, 30 into 0.751 is 22.53, 20 into 0.683
13.66, 20 into 0.621 is 12.42, 5 into 0.621 is 3.105, and total is 118.84. This is my value in use. आज जी रिकवरेबल अमाउंट निकाले, बस अटकना नहीं है, बस करते रहो। रिकवरेबल अमाउंट मैंने क्या सिखाया था? रिकवरेबल अमाउंट क्या बताया था मैंने? रिकवरेबल अमाउंट का क्या बताया था? वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। हमारा वैल्यू इन यूज है 118.84 और नेट सेलिंग प्राइस हमें मिलेंगे 60, यानी 60, विच एवर इज हायर, यानी 118.84 लाख। तो रिकवरेबल अमाउंट हो गई 118.84 लाख। क्वेश्चन ने खाली रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए बोला था, हमने रिकवरेबल अमाउंट निकाल दी। इसी को अगर हम कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो हमारा वैल्यू वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, इम्पायरमेंट लॉस। बट देखो इसमें कैरिंग अमाउंट है 100, रिकवरेबल अमाउंट है 118.15, यानी यहाँ पे इम्पायरमेंट लॉस नहीं है, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। रिकवरेबल अमाउंट कम होती है तो इम्पायरमेंट लॉस आता है, याद रखिएगा। मैंने टोटल गलत करा है क्या? 45.45, 24.78, 22.53, 13.66, 12.42, हाँ 3.105, टोटल गलत कर दिया यार मैंने। टोटल 121.945, 121.945, 121.945, 121.945। तो मैंने लास्ट वाला जोड़ा नहीं था, बट फिर भी नहीं आएगी यार, फिर भी नहीं आएगी, टेंशन मत लो। इम्प्लीमेंट लॉस आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। जी लिमिटेड ने एक्वायर करी एक मशीन अप्रैल 2010 में 7 करोड़ की, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 7 ईयर, ठीक है जी। मशीन को डेप्रिशिएट करेंगे एसएलएम बेसिस पे, वैल्यू नहीं है, रेजिडुअल नहीं है, यानी 1 करोड़ की हर साल डेप लगेगी। 2014 में, यानी मार्च 11, मार्च 12, मार्च 13, मार्च 14, 4 साल चलाने के बाद क्लियरिंग अमाउंट को रीअसेस कर दिया 5.10 करोड़। अच्छा, मतलब वैसे देखा जाए तो 4 साल में डेप लगी होगी 7 करोड़ पे। पहली बार लगी होगी मार्च 11, मार्च 12, मार्च 13, मार्च 14, 4 बार डेप लगी होगी। 1 करोड़ इंटू 4, यानी आज उसकी वैल्यू बची थी 3 करोड़। 3 करोड़ की चीज को 5.10 करोड़ बना दिया, यानी रीवैल्यू कर दिया अपवर्ड, 2 करोड़ चेंज का फायदा। अच्छा जी, जो भी प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया। द एंड ऑफ मार्च 2006, यानी 31 मार्च 2005 चलाई, 31 मार्च 2006 चलाई, 2 साल और चला ली। 2 साल के बाद हमें एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन नजर आ रही है, उसकी रिकवरेबल अमाउंट 79 लाख बस। फ्यूचर में उससे मार्केट से 79 लाख मिलेंगे, ये रिकवरेबल अमाउंट है। आपसे असेस कर रहे हैं, बताओ कितना इंपायरमेंट लॉस होगा और उसको किताबों में कैसे ट्रीट करेंगे। आइए मैं करता हूं। इसमें मजेदार है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है बस। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, ठीक है, मैं आपको डिटेल में चलूंगा। सबसे पहले बताओ, डेप्रिसिएशन एज पर एसएलएम से चलूं तो फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ का। एसेट की कॉस्ट है 7 करोड़, स्क्रैप है 0, 7 ईयर, 1 करोड़ पर एनम। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर मार्च 2000 में खरीदी थी, 2001, 2002, 2003, 2004, 4 साल बाद उसकी एक्यूमुलेटेड डेप क्या है? 4 साल में 1 करोड़ इंटू 4 करोड़ की डेप लग गई होगी। तो आज मेरे को बताना, इसकी कैरिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2004 में इसकी कैरिंग अमाउंट क्या है? 4 साल बाद इसकी कैरिंग अमाउंट 7 करोड़ में से 4 करोड़ की डेप लग चुकी है। आज एसेट की वैल्यू बची है 3 करोड़, है ना जी। आपने इसको रीवैल्यू कर दिया, रीवैल्यूएशन, आपने इसको रीवैल्यू कर दिया, अपवर्ड रिवैल्यू का प्रॉफिट आया, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। आपने 3 करोड़ की चीज को बढ़ा के 5 करोड़ 10 लाख कर दिया, 5 करोड़ 10 लाख।
तो आज इस पे 2 करोड़ 10 लाख का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया। मैंने एंट्री डाली होगी पीपीई डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है जी। 2 करोड़ 10 लाख का जो प्रॉफिट आया मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल दिया। 2 साल और चली। एप्रिसिएशन फ्रॉम 31 मार्च 05। 31 मार्च 05 में क्या डेप लगी होगी? फिर वही एसेट की वैल्यू 5.10 करोड़ माइनस स्क्रैप 0। 7 साल में से 4 साल चल चुकी थी, अब इसके साल बचे थे 3। 5.10 डिवाइड बाय 3 साल, हर साल डेप लगेगी 1.70 करोड़। हमने 2 साल और चला ली, एंड ऑफ 2006 में पहुंच चुके हैं। एक्यूमुलेटेड डेप अप टू 31 मार्च 06। अगर मैं 2 साल और चला रहा हूं तो मैंने अभी तक डेप लगा दी होगी 3.40 करोड़। और कैरिंग अमाउंट क्या बची होगी ऑन 31 मार्च 2006? 5.10 करोड़ में 3.40 करोड़ की डेप लग गई। आज एसेट की वैल्यू बची है 1.70 करोड़। ध्यान से सुनना, ये मेरी कैरिंग अमाउंट है। अगर मैं इंपायरमेंट लॉस चेक करूं तो इंपायरमेंट लॉस का फॉर्मूला होता था कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। मेरी कैरिंग अमाउंट है 1.70 करोड़ और मेरी रिकवरेबल अमाउंट आज ये खाली 79 लाख रिकवर कर सकता है मार्केट से, तो -79, यानी 0.910 करोड़ का लॉस हुआ। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, इतने का टोटल लॉस हुआ, इतने का टोटल लॉस हुआ, लेकिन ये सारा का सारा लॉस पीएनएल से सेट ऑफ नहीं होगा। इसकी वैल्यू तो इतनी गिरी है, पर ये सारा लॉस पीएनएल से सेट ऑफ नहीं होगा। कारण सुनो क्यों। सर आपने ना एसेट को बीच में रिवैल्यू किया था अपवर्ड। अपने एसेट को रिवैल्यू न किया होता तो आज एसेट की कैरिंग अमाउंट 1.70 करोड़ ना होती। इमेजिन करो, अगर आपने रिवैल्यू ना किया होता तो आज भी ये 3 करोड़ होती। अगर ये 3 करोड़ अगर आज भी होती तो 2 साल और चलती, 1-1 करोड़ करके डेप लगती। पहले भी 1 करोड़ डेप लग रही थी देखो। अगर रिवैल्यू ना करता तो 3 करोड़ पे 2 करोड़ डेप लगती, और आज उसकी वैल्यू क्या बचती बताना? 3.40 करोड़ की जगह आज उसकी वैल्यू बचती खाली 1 करोड़। और अगर 1 करोड़ की चीज को 79 लाख देखें तो 1 - 0.79, यानी अगर रिवैल्यूएशन ना हुआ होता ना बाबू, अगर रिवैल्यूएशन ना हुआ होता तो एक्चुअल में मुझे जो लॉस आता ना वो पता है कितने का आता? खाली 0.21 करोड़ का लॉस आता इंपायरमेंट का, अगर रिवैल्यूएशन ना हुआ होता। के देख लेना, मार मत मार, एक बात बता, अगर रिवैल्यूएशन ना हुआ था तो ऐसे 3 करोड़ है, 3 करोड़ से तुमने 3.10 करोड़ बनाया। अगर मैं रिवैल्यूएशन ना करता तो 3 करोड़ ही रहती। डेप्रिसिएशन 2 साल और लगती, 1-1 करोड़, आज उसकी वैल्यू बचती 1 करोड़। 1.7 की जगह 1 करोड़ बचती। 1 करोड़ की चीज 79 लाख हो गई, यानी 21 लाख का ही तो नुकसान होता है इंपायरमेंट में। जो आपको एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है ना, उसमें से 21 लाख का तो इंपायरमेंट की वजह से है। और जो ये एक्स्ट्रा वाला है 0.91, यानी 0.70 करोड़ का, ये डेबिटेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व से करो। ये रिवैल्यूएशन की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है, रिवैल्यूएशन झोल झेलेगा। और ये डेबिटेड टू पीएनएल कर दो। मतलब अगर मैं एंट्री डाल के दिखाऊं तो एंट्री डालूंगा पीएनएल डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट टू पीपीई। मेरी पीपीई कम तो 91 करोड़ होगी, पीएनएल से 0.21, यहां से 70, यानी रिवैल्यूएशन करने में जो पहले फायदा आया था उसी का सेट ऑफ यहां होगा। ये है इंपायरमेंट लॉस का बढ़िया क्वेश्चन कि अगर रिवैल्यूएशन हो जाए तो क्या होगा। देखो, देख लो, 0.910 का इंपायरमेंट लॉस हुआ, इसमें से 2.10 रिवैल्यूएशन से सेट ऑफ होगा, 0.70 कहां से सेट ऑफ होगा? रिवैल्यूएशन से, 0.21 पीएनएल से। आनी समझ में आई ना? बच्चों वाला सवाल है यार, बच्चों वाला सवाल है, ये पढ़ना। ब्रिक्स लिमिटेड ने परचेज करी है प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट 4 साल पहले 150 की % डेप लगाते हैं एसएल। एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर से रिवैल्यू कर दिया 75 एंड हैज राइट ऑफ द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पीएनएल। अब इसमें डाउनवर्ड रिवैल्यू किया, अपवर्ड नहीं किया। उससे कह रहा है डेट ऑफ रिवैल्यूएशन में मार्केट प्राइस था इतना, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल इतना था, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ इंपायरमेंट लॉस ऑन द बेसिस फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन पर्पस, मार्केट वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज 60 लाख। सब कुछ दे रखा है, बस इस बार अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया। दिक्कत अपवर्ड रिवैल्यूएशन में आएगी, डाउनवर्ड में नहीं आएगी। डाउनवर्ड रिवैल्यू कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा का सारा लॉस पीएनएल सेटअप करेगा इंपायरमेंट का। अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर दोगे तो
जो इंपॉर्मेंट का लॉस आएगा उसको देखना पड़ेगा। करें करें करें, वो करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलो पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। एक एसेट खरीदी थी 150 लाख की, डेप्रिसिएशन है 10%, और यानी 10 साल है, और एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 4 साल चला ली। बताना जी। डेप्रिसिएशन एज पर SLM, हम 150 पे 150 लाख पे 10% की डेप लगाते हैं, 15 लाख पर एनम। एक्यूमुलेटेड डेप फॉर 4 ईयर, 4 साल चलाई होगी हमने, 4 साल में डेप लगाई होगी 60 लाख, और कैरिंग अमाउंट हमारी एसेट की होगी 150 माइनस 60, 90 लाख। हुआ क्या, हमने इसका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, 90 लाख की चीज को हमने गिरा के कितना बना दिया, 75 लाख। 75 लाख बना दिया। 15 लाख का हमारा रिवैल्यूएशन लॉस। एंट्री बनी होगी रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट, अगर रिवैल्यूएशन में है, नहीं तो PNL। 2 PPE की वैल्यू 15 लाख का है। अब मेरी एसेट 15 लाख गिर के 75 लाख हो चुकी है। अब क्या कह रहा है जी, चलो PNL से डाल दिया। However, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन में द मार्केट प्राइस है 67.50, नेट सेलिंग प्राइस दे रखा है, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल है 3 लाख। ठीक है जी। इसी डेट पे मेरे को कैरिंग अमाउंट भी दे रखी है। पहले रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट होती है वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हाइयर। अब वैल्यू इन यूज मुझे दे रखा है 60 लाख, वैल्यू इन यूज मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 60 लाख, और नेट सेलिंग प्राइस मेरे को दे रखा है 67.5। 67.5 में 3 लाख डिस्पोजल के लगेंगे मेरे, यानी मेरा हो गया 67.5 में 3 लाख डिस्पोजल के 64.5, विच एवर इज हाइयर। 64.75 लाख इज रिकवरेबल अमाउंट। अब अगर मैं इंपायरमेंट लॉस चेक करूं तो इंपायरमेंट लॉस का फॉर्मूला कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट था मेरा 75, एंड द रिकवरेबल अमाउंट इज 64.75 है, 64.5 है, 64.5 है, 64.50। 10.50 लाख का इंपायरमेंट लॉस हो गया मेरे को। अब इसमें नहीं देखना कि रिवैल्यूएशन हुआ था पहले, ये सब हुआ था, कुछ नहीं, सीधा एंट्री डाल दो, PNL अकाउंट डेबिट टू PPE, खत्म। सर अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा ना तो आपको देखना पड़ेगा, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में सारा का सारा लॉस PPE से ही जाएगा, खत्म। देखो रिवाइज 75, इंपायरमेंट का लॉस 10.50, इंपायरमेंट का लॉस 10.50। ये है आपका पूरा का पूरा एएस। एएस खत्म हो चुका, देखो। एएस नंबर 25 इज कॉल्ड इंपायरमेंट, एएस नंबर 28 इंपायरमेंट लॉस। बहुत आसान एएस है, बहुत आसान। अगर मैं आपको एक सिंपल सिंपल सी भाषा में बताऊं तो क्या कहता है एएस, इंपायरमेंट लॉस का एएस कहता है कि हर साल बैलेंस शीट की डेट पे को एसेट की इंपायरमेंट लॉस चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, बड़ा आसान है। उस डेट पे जो वैल्यू है कैरिंग अमाउंट, उसको रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर कर लो। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो लॉस है। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट उससे भी ज्यादा है, तो आप इंपायरमेंट लॉस नहीं लोगे। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो इंपायरमेंट लॉस है। रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो इंपायरमेंट लॉस नहीं लेना, आपको गेन नहीं लेना, लॉस लेना है। समझे मेरी बात। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हाइयर। नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितना मार्केट में उस समय मिलेगा डिस्पोजल वगैरह हटा के। वैल्यू इन यूज का मतलब जो वो फ्यूचर में फ्लो देगा ना, फ्यूचर में पैसा कमा के देगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। कहानी खत्म। विच एवर इज हायर करके निकाल देना। हाँ, अगर बीच में अगर आपने खुदा ना खास्ता रिवैल्यूएशन किया है, डाउनवर्ड की टेंशन नहीं है, रिवैल्यूएशन किया है, तो इंपायरमेंट लॉस का पहला नुकसान रिवैल्यूएशन झेलेगा, उसके बाद PNL झेलेगा। समझे मेरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। आशा रखता हूं समझ में आओगे, हाँ या ना बोलिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। चलो मैं आगे, चलो 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 का यहां जाके हमारा पहला वाला पार्ट समाप्त होता है, हमारा इंपायरमेंट ऑफ लॉस का। चलिए जरा आज का सेकंड एएस ले लें हम। सेकंड एएस कौन सा था सर, बाबूजी? सेकंड एएस था मेरा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आज एएस नंबर 25, बहुत आसान है, बहुत आसान। ये भी प्रैक्टिकल एएस है, थियोरिटिकल नहीं है।
एएस नंबर 25 स्टैंड्स फॉर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। व्हाट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? आप भली भांति जानते हैं कंपनी का साल 1 अप्रैल 2000 मान लो 22 को शुरू हुआ, तो ये साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 23 को। यही होता है ना? बेसिकली है क्या, आप बताओ? साल की पूरी अकाउंटिंग ईयर के एंड में होगी, प्रॉफिट कब निकल जाएगा? ईयर के एंड में। सारे टैक्सेस कब कैलकुलेट होंगे? ईयर के एंड में। अकाउंटिंग कब करेंगे? ईयर के एंड में। बढ़िया, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए पूरे साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड ईयर के एंड में बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एज कहता है इसमें आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। आप करे तो आप अकाउंटिंग इन बेस पे कर लो। इंटरिम मतलब आप अपने पहली अकाउंटिंग कर लो यहां तक 31 अप्रैल मई जून, 30 जून कर लो। 30 जून 22 ये पहला क्वार्टर। अगला वाला जुलाई अगस्त सितंबर 30 सितंबर तक कर लो। अगला अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर का कर लो, और लास्ट 31 मार्च का कर लेना। मतलब आप अपनी बैलेंस शीट या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ बनाने के बजाय इंटरिम बेसिस पे बना लो। ऑडिटर को भी बोल के इंटरिम बेस पे ऑडिट करवा लो। इससे अकाउंटिंग जल्दी हो जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी तैयार हो जाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा, उसको ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। बट अगर आपकी बैलेंस शीट बड़ी लंबे टाइम पीरियड तक चल रही है तो फिर एनालाइज करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, डायरेक्टर को अप्रूव करने में टाइम लगेगा। इंटरिम बेसिस पे करो। लेकिन ये एस क्या कहता है कि सर जी सुनो, अगर आप इंटरिम बेस पे अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तो ऐसे ही अकाउंटिंग करोगे जैसे कंप्लीट बेसिस पे करते थे। अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज ले रहे हो, या कोई प्रोसीजर बदलाव कर रहे हो, या कोई इनकम एक्सपेंस पर्टिकुलर पीरियड का है, तो वो उसी पीरियड में आएगा अक्रूवल बेसिस पे। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ का खर्चा उठा के यहाँ डाल दिया, या यहाँ का खर्चा यहाँ ले आए। ना 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 ना, अप्रूवल बेस पे करना है। बहुत आसान है यार, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कहानी बहुत ही आसान है, करके दिखाता हूँ तब ज्यादा मजा आएगा। आओ मेरे साथ इंटरिम में आ जाओ। इंटरिम में ये रहा एएस नंबर 25 इंटरिम। क्वेश्चन दिखाता हूं, इसका ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, मजेदार क्वेश्चन है। ये देखो इलस्ट्रेशन 1। सिंसियर कॉर्पोरेशन डील करती है एक सीजनल प्रोडक्ट में। सीजनल प्रोडक्ट मतलब हो सकता है विंटर में बिकता हो, समर में नहीं, समर में बिकता हो विंटर में नहीं। सेल का पैटर्न है, पहले क्वार्टर में उसकी 10% सेल होती है, दूसरे क्वार्टर में 10% होती है, तीसरे क्वार्टर में 60%, थ्री क्वार्टर में 20%। सबसे ज्यादा सेल इसकी दिसंबर वाले क्वार्टर में हो रही है। की जानकारी दे रखी है। सेल इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सैलरी एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग इज द अदर एक्सपेंस। ये सैलरी इंप्लॉय बेनिफिट में आएंगे। While preparing the interim financial report of first quarter, Sincere Corporation want to defer, क्या चाहती है कि 10 करोड़ एक्सपेंडिचर थर्ड क्वार्टर में सेंड कर दें इस क्वार्टर की जगह। और क्या आर्ग्यू कर रहे हैं वो कि थर्ड क्वार्टर में ज्यादा एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए क्योंकि वहां सेल ज्यादा है। लो जी, अभी मैंने बताया आपको ऐसा नहीं कर सकते, ये अलाउ ही नहीं करता। जोन क्वार्टर का खर्चा जिस क्वार्टर को बिलोंग करता है उसी क्वार्टर में आना चाहिए अक्रूवल बेस पे। से कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, तो पीएनएल बना के दिखाना, तो क्या दिक्कत है? अब पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना दो। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अप टू 30 जून, पर्टिकुलर अमाउंट। शुरुआत रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना है जी? 80 करोड़, 80 करोड़। अदर इनकम नहीं है हमारे पास, तो टोटल ए आ गया आपका 80 करोड़। एक्सपेंस में इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, सैलरी मैंने देखा था, सैलरी है 60 करोड़। और अदर एक्सपेंस में दो एक्सपेंस है, एक है एडवर्टाइजमेंट का 4 और एक है 8 करोड़, यानी 12 करोड़। टोटल यानी कि बी यानी 72 करोड़। पीबीटी निकाल दो ए माइनस बी करके, 80 - 72 8 करोड़। माइनस टैक्स की जानकारी नहीं है, तो 8 करोड़ इस पीएटी बन गई। खत्म पहले क्वार्टर की। हाँ, और जो कंपनी कह रही है कि वो 10 करोड़ के खर्चे को थर्ड क्वार्टर में डालना चाहती है, दैट इज इनवैलिड। क्यों? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अकाउंटिंग अक्रूवल बेस पे होती है। जो उनसे क्वार्टर से खर्चा बिलोंग करता है उसी क्वार्टर में रिकॉर्ड होगा, किसी और क्वार्टर में रिकॉर्ड नहीं होगा। देख, 8 करोड़। अकॉर्डिंग टू एएस नंबर 25, इनकम एंड एक्सपेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर इनकर्ड and earned respectively. Therefore, seasonal income will not be recognized and they then when they incur, thus company view is not as per AS number 25।
मतलब कंपनी का एएस 25 के अकॉर्डिंग से व्यूज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काउंटिंग ईयर ऑफ द एक्स लिमिटेड एंड ऑन सितंबर, बताओ कंपनी का ईयर खत्म होता है सितंबर 21 में। इट मेक्स द रिकॉर्ड क्वार्टरली, कंपनी बड़ा अजीब सा ईयर चला रही है, 1 अक्टूबर से सितंबर चला रही है। However, for the purpose of tax, ईयर एंड 31 मार्च, अच्छा टैक्स तो 31 मार्च को ही जाएगा कंपनी के हिसाब से, टैक्सेशन ईयर है अप्रैल से मार्च। आपको जानकारी अक्टूबर 10 से सितंबर 2011 की दे रखी है, अच्छा क्वार्टरली आपको जानकारी दे रखी है इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। 1 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 11, 1 अक्टूबर 2010 से 30 सितंबर 2011 की, 30 सितंबर 2011 की। आपको पहले क्वार्टर की दे रखी है अक्टूबर से दिसंबर तक की सेल, 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट दे रखा है। अगला वाला दे रखा होगा मार्च 2011 तक का, 31 मार्च 11, ये था 10। अगला वाला 30 9, 30 9 नहीं आएगा ना, जून आएगा, 30 जून, 12 11 और लास्ट सितंबर ये। आपके पास क्या दे रखा है, आपको क्वार्टरली इनकम प्रॉफिट दे रखा है 200 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़। इस पीरियड में भी 200 करोड़ का प्रॉफिट, इस पीरियड में भी 200 करोड़ का प्रॉफिट, इस पीरियड में भी 200 करोड़ का, इस पीरियड, अच्छा मैं समझ गया क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है देखो, अकाउंटिंग के हिसाब से तो हम ऐसे चलते हैं, इनकम टैक्स का साल ऐसे खत्म होता है 1 अप्रैल 10 से 31 मार्च 11, और अगला साल 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 12। अच्छा ऐसे चल रहा होगा जरूर, हाँ मैं समझ गया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी टैक्स का रेट चल रहा है, एक्चुअल टैक्स रेट पिछले साल था 20%, 12 में हो गया 30%, तो उसका टैक्स एक्सपेंस निकाल दो आओ। टैक्स एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, पहले वाले 200 करोड़ पे यहां चल रहा था 20% टैक्स रेट, यहां चल रहा है 30% टैक्स रेट। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, 200 करोड़ पे 20%, फिर अगले वाले 200 करोड़ पे 20%, अगले वाले 200 करोड़ पे 30%, और अगले वाले 200 करोड़ पे 30%। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये जरूर। ये आ गया 40, जी हाँ 40 40 60 60, टोटल 200 करोड़ खत्म। ये निकालना था टैक्स एक्सपेंस उसका, लो 200 करोड़ का टैक्स एक्सपेंस, क्या बच्चे वाला क्वेश्चन था यार। और क्या कह रहा है जी, एक वैरायटी का क्वेश्चन इसमें बहुत बढ़िया था और मेरे को याद है, ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। अकाउंटेंट ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड ने प्रॉफिट दिखाया है 7,20,000, थर्ड क्वार्टर का, ये थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट है। हुए थे 40,000 के इनकर्ड इस क्वार्टर, इसी क्वार्टर में हुआ ये बैड डेट। 50% ऑफ ट्रांसफर टू नेक्स्ट क्वार्टर, बताना आपने 50,000 नेक्स्ट क्वार्टर, 50% यानी 20,000 को नेक्स्ट क्वार्टर में ट्रांसफर कर दिया, क्या ये नेक्स्ट क्वार्टर का खर्चा है? नहीं ना। क्या सिखाता है एएस नंबर 25, कह रहा है जी क्रूवल बेस पे अकाउंटिंग होती है, जिस क्वार्टर में खर्चा हुआ उसी क्वार्टर में उसको इंक्लूड करोगे, तो ये 20,000 नेक्स्ट ईयर में नहीं आना चाहिए था, इसी क्वार्टर में आना था, तो 20,000 का खर्चा और माइनस कर दो, 7,20,000 में से 20 गए, 7 लाख रह गया प्रॉफिट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ 34 का इनकर ड्यूरिंग द क्वार्टर, इसी क्वार्टर में हुआ है, फुल्ली रिकॉग्नाइज इन दिस क्वार्टर, तो अच्छी बात है, इसी क्वार्टर का खर्चा इसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज हुआ, ठीक है। एडिशनल एक्सपेंस ईयर 45 की मेथड निकलने की वजह से एज्यूमिंग 45 इज चार्ज इन थर्ड क्वार्टर, अच्छा इसी को थर्ड मतलब और इसी क्वार्टर में लगा ली, हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, शिफ्ट नहीं करी ना, तो बस सही है। इससे कह रहा है सही इनकम क्या होगी, तो 720 में से 20 गया, 7 लाख होनी चाहिए करेक्ट इनकम, देखो 7 लाख है करेक्ट इनकम। उसकी दोनों पॉइंट में तो गड़बड़ी नहीं है, बस इसी पॉइंट में तो गड़बड़ थी, तो बस। सर इसे लिखे कैसे, आओ मैं दिखाता हूँ लिखना कैसे, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3, एज पर एएस नंबर 25, all expense and income are recorded on accrual basis, that is recorded when they are earned और expended, मतलब जब आपने कमाया या जब आपने खर्च किया, पहला। बैड डेप्ट ऑफ ₹20,000 deferred in next quarter is wrong and should be charged from this quarter,
दिस क्वार्टर। तो करेक्ट प्रॉफिट क्या हो जाता? करेक्ट प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिट गिवन था 720 में से 20,000 और माइनस कर लो, 7 लाख। 40,000 का टोटल एक्सपेंस था, जिसमें से 20,000 तो करंट में लिया था, 20 नेक्स्ट में ले लिया था, उसको रेक्टिफाई किया हमने। ठीक है जी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, ये तो सही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस करेक्टली रिकॉर्डेड, ये तो सही लिखा हुआ है, करेक्ट रिकॉर्डेड। और एडिशनल डेप्ट ड्यू टू चेंज इन मेथड इज ऑल्सो करेक्टली रिकॉर्डेड, इसको भी करेक्टली रिकॉर्ड किया हुआ है। बस खत्म। अब 14 क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑन। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कह रहा है जी, 4 क्वार्टर है, इंटरिम रिपोर्ट बना रहे हैं, पहले क्वार्टर में 15, फिर 15, फिर 50, फिर 25। आपको पहले क्वार्टर की जानकारी दे रखी है, सेल है, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट है, एडमिन है। कह रहा है जी, पहले क्वार्टर बनाते समय 21 करोड़ को डेफर करना चाहते हैं थर्ड क्वार्टर में, क्योंकि थर्ड क्वार्टर के एक्सपेंडिचर ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि वहां की सेल ज्यादा है। गलत बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है यार, इलस्ट्रेशन 1 की तरह डिट्टो सेम। लो जी, खत्म। एएस नंबर 25 इतना सही था, एएस नंबर 25 की कहानी खत्म। एएस नंबर 25 बहुत ही ज्यादा छोटा था। ये एएस 25 के बाद अपना अगला टारगेट होगा एएस नंबर 23, एसोसिएट्स की कहानी। अब एएस नंबर 23, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। सर बड़ा प्यारा एएस है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा एएस है। ये क्या कहता है? कह रहे जी सुनो, अगर आपने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया मोर देन 20%, बट 50%, तो वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। आपने किसी कंपनी में पैसा 20% से कम किया है, तो आपका उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तब आता है जब आप उसकी वोटिंग पावर में या उसकी टोटल शेयर होल्डिंग के 20% से सकते हो, उसके क्या बन जाते हो? एसोसिएट कंपनी। 50% तो वो आपकी सब्सिडरी बन जाती है, एस 21 लग जाएगा। 20 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा बताना? एस नंबर 23 एसोसिएट। चलो, से ज्यादा तो सब्सिडरी, एस 21। 20 से कम आएगा तो एस नंबर 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। समझ गए? तो एएस नंबर 23 कब इन्वॉल्व होता है? एएस नंबर 23 इन्वॉल्व होता है जब 20% से ज्यादा हो और 50% को। अगर 50% से ज्यादा होगा तो सब्सिडरी हो जाएगी, नहीं फिर एसोसिएट नहीं होगी। और 20 से कम होगा तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होगी। तो याद रखना, 20 से ज्यादा, ठीक है जी, मोर देन 20% एंड अप टू 50%, ये आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी अगर आपके पास उसके 20% से ज्यादा होंगे और अप टू 51%, 50% तक। अब इसको लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, सर समझो। ए लिमिटेड ने एक्वायर कर 45% शेयर 1 अप्रैल 2011 को, ठीक है जी। इस 15 लाख रुपए। फॉलोइंग आर दी एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट दे रखी है आपको। कंपनी की 10 लाख की इक्विटी थी, 1 लाख का प्रीमियम था, 5 लाख का सरप्लस, टोटल 16 लाख था। बताना, 16 लाख में हमने 45% एक्वायर कर लिया, यानी 7,20,000 की हमें नेट एसेट मिली। 7,20,000 के बदले मैंने रुपए दिए, -15 लाख, यानी 7,80,000 ज्यादा दिए। क्यों दिए 7,80,000? तुम्हारी बुआ की कंपनी लिखती है वो? नहीं, क्यों? गुडविल के लिए दिए। तो आपने जो 15 लाख दिए ना, आप उसके 2 टुकड़े कर देना। उसमें से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर 7,80,000, सॉरी 7,20,000 कॉस्ट ऑफ, जो बाकी पार्ट है वो गुडविल का दिखा देना। बी लिमिटेड ने फिर डिक्लेयर किया 3 लाख रुपए, डिविडेंड पे किया 1 लाख रुपए। आपसे कह रहा बताओ, विच इन्वेस्टमेंट ऑफ बी लिमिटेड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन मार्च 2012? पहले हम अप्रैल की बात कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 11, साल के शुरू की बात करते हैं, ठीक है, साल के शुरू की। शेयर इन नेट एसेट, कंपनी की नेट एसेट में हमारा शेयर बताना। कंपनी की नेट एसेट है 10 लाख की पेड कैपिटल, कंपनी का 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम और 5 लाख का नॉर्मल रिजर्व। 16 लाख में हमारा हिस्सा है 45%। 16 लाख का 45%, 16 लाख का 45% है 7,20,000।
और हमने उसको पैसे दिए 7 लाख, सॉरी 15 लाख, तो हमने एक्स्ट्रा कितने दिए हैं? जो भी एक्स्ट्रा दिया वो गुडविल के लिए दिए हैं। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से नजर आएगी, पर्टिकुलर और अमाउंट। चेक करना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 720, और हमने टोटल पैसे दिए हैं 15 लाख रुपए, तो बाकी गुडविल 7,80,000 की गुडविल। लीजिए जी बैलेंसिंग फिगर। ये साल के शुरू में हुआ है, साल के शुरू में। अब आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 12, साल के एंड में क्या हुआ बताना। सरप्लस कितना बचा? सरप्लस, सरप्लस, सर जी 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख का डिविडेंड दे दिया। 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख का डिविडेंड दे दिया, हमारा सरप्लस बचा 2 लाख। इसमें से हमारा शेयर बताना। 2 लाख का 45% हमारा शेयर इस 90,000। तो देख इन्वेस्टमेंट कैसे नजर आएगी बैलेंस शीट में, हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ऐसे नजर आएगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले थी 720 की, प्लस 90 का अवेलेबल सरप्लस जो हमारे में ऐड हो गया, यानी 8,10,000। और गुडविल तो पहले भी इतनी थी, अभी भी इतनी है, 780, 780, 15,90,000। खत्म। यार इसका मतलब कंपनी हर साल जितना प्रॉफिट कमाती जाएगी ना, मेरी बात सुनो, रट्टा मत मारो, हर साल जितना प्रॉफिट कमाती जाएगी वो हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड होता जाएगा। समझ आप? लॉस होगा तो यहीं से माइनस होता रहेगा, बस हर साल चेंज करते रहेंगे वैल्यू। खत्म। 15,90,000 लो, सिंपल। समझे? मैं आपको दिखाता हूं जिसमें लॉस आए। एक क्वेश्चन था इसके अंदर, इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसमें लॉस आता है, दिखाऊं? देखो, ए लिमिटेड ने एक्वायर करे 40% शेयर ऑन 1 अप्रैल 2011, 10 लाख रुपए के पैसा खर्च किया। उस डेट पे इक्विटी थे 10 लाख रुपए के, पीएनएल में थे 2 लाख रुपए, यानी 12 लाख में नेट एसेट में 40%। 84 के बदले हमने उसको कितने पैसे दिए? 10 लाख रुपए। तो ना 5,20,000 ज्यादा दिए, किसके दिए होंगे? गुडविल के। तो हमारी 10 लाख में 480 वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, 5,20,000 गुडविल। पहले साल के एंड में लॉस आ गया 10 लाख का, 40% हमें झेलना पड़ेगा। अगले साल फिर से लॉस आ गया, हमें झेलना पड़ेगा। अगले साल फिर से लॉस आ गया, 3 साल तक लॉस आता रहा। से कह रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल दो इन 4 डेट्स पे। आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 2, पहला, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2011। सबसे पहले मेरे को बताओ शेयर इन नेट एसेट। नेट एसेट में हमारा शेयर क्या है? कंपनी की पेड अप कैपिटल है 10 लाख रुपए, 2 लाख का कंपनी का रिजर्व है, 12 लाख में 40% की होल्डिंग है हमारी, 12 लाख में 40% की होल्डिंग है हमारी। 12 लाख का 40%, 4,80,000। अब बनाओ वो पर्टिकुलर अमाउंट। अब मुझे लेना है इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और गुडविल। टोटल मिला के मैंने पैसे खर्च करे 10 लाख रुपए, जिसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 480 और 5,20,000 की गुडविल। बैलेंसिंग फिगर। भाई जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था तब तो ये हाल था, जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी। अब आ जाओ ईयर के एंड, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 12, साल के एंड में क्या हुआ? पहले शेयर ऑफ लॉस बताओ, हमें कितना लॉस झेलना पड़ेगा? प्रॉफिट की जगह लॉस आया है इस बार। पहले साल हमारा लॉस आया है 10 लाख रुपए का, पहले साल हमारा लॉस आया है 10 लाख का, 40% हम झेलेंगे, 4 लाख का लॉस। याद रखना जो भी प्रॉफिट आता है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड, लॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं, कहानी समझ में आएगी। मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका हल्का सा अलग है स्टडी मटेरियल से, लेकिन आंसर सेम है। अब बताओ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 480 की,
जिसमें से 4 लाख का लॉस हम झेलेंगे। हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रह गई 80,000 की। गुडविल पहले भी हमारी 520 थी, अभी भी गुडविल 520 ही रहेगी। टोटल वैल्यू हमारी 6 लाख। ठीक है जी। मतलब जितना हर साल प्रॉफिट आता जाए वो ऐड करते जाओ, लॉस आता जाए वो माइनस करते जाओ, लेकिन सब कुछ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में से करना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2013। 13 में क्या हुआ आओ बताता हूं। पहले लॉस देखें, हमारा शेयर ऑफ लॉस बताओ। शेयर ऑफ लॉस हमारा, कंपनी को लॉस हुआ 12,50,000 हुआ था शायद, है ना। जी हाँ, 12,50,000 का 40% हमारा। इस 5 लाख का लॉस हमें झेलना पड़ेगा। पर्टिकुलर, अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, बताओ क्या। कि 5 लाख के लॉस में इतनी तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है हमारी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी बची कितनी थी? 80,000 बची थी। एक तो 80,000 में से ये पूरी 80,000 गायब करो, ये हो गया नील, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट खत्म। और गुडविल थी हमारी 520 की। अब 80,000 का लॉस झेल लिया, बाकी बचा हुआ 420 का लॉस गुडविल से निकालेंगे। 1 लाख बाहर आ गया, 1 लाख। मतलब अगर लॉस होता जाए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को घटाते जाना, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नील हो जाए तो गुडविल में से घटाते जाना, समझे। अगर प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा। 1 साल की और मांग रहा था चौथा। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2014। 14। जल्दी आ जाओ। शेयर ऑफ लॉस हमारा इस साल भी लॉस आया है शायद। हाँ, 5 लाख का लॉस आया है। 5 लाख का 40%, 5 for the 20, 2 लाख का लॉस तो हम ही झेलेंगे। इस 2 लाख के लॉस में, इस 2 लाख के लॉस को कैसे झेलेंगे? पर्टिकुलर अमाउंट, इस 2 लाख के लॉस को कैसे झेलेंगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बाबूजी पहले ही नील हो चुकी है। फिर गुडविल, गुडविल बची थी 1 लाख रुपए की बची थी। अब 1 लाख में 2 लाख का लॉस थोड़ी माइनस कर सकता हूं। तो मैं 2 लाख का माइनस कर ही नहीं सकता। 2 लाख नहीं, मैं लिख देता हूं -1 लाख, सब्जेक्ट टू अवेलेबल। यानी आप अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को नील कर सकते हो, नेगेटिव नहीं कर सकते, याद रखना। मतलब आपकी एसेट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नील हो सकती है, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगी। खुद सोचो ना, जिस कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, मैं मैक्सिमम उतना ही तो नुकसान उठाऊंगा जितना मैं झेल सकता हूं। मेरी बात सुनो, मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में 1 करोड़ लगाए, उस कंपनी में लॉस ही आया जा रहा है, लॉस ही आया जा रहा है, लॉस ही आया जा रहा है, तो 1 करोड़ की वैल्यू गिरते 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 जीरो कितनी रहेगी? नेगेटिव थोड़ी है, उस घर से और पैसे थोड़ी ले आऊंगा। सिंपल सा लॉजिक है भैया। अगर आपकी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, एसोसिएट की तरह है, और वहां पे प्रॉफिट आ रहा है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, गुडविल सेम रहेगी। लॉस है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट घटती जाएगी, और इतनी घटती जाएगी कि जीरो तक पहुंच जाएगी बस। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए तो गुडविल से हटाना शुरू करो, गुडविल भी खत्म हो जाए तो फिर छोड़ दो। आगे का लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी बैलेंस रुपीज 1 लाख, बैलेंस लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख विल नॉट बी रिकॉर्डेड। बाकी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये है आपका एएस नंबर 23, एसोसिएट्स खत्म। इतना सा ही एएस है, इससे बड़ा एएस नहीं है, ये खत्म है ही इतना एएस। तो मैंने आपको 3 पार्ट का एएस दिखाया, 3 पार्ट में। कंटीजेंसी, डिस्क्लोजर, अंत, लो जी खत्म ही हो गया। मैंने आपको 3 एएस दिखाए आज। कौन कौन से 3 एएस दिखाए बताना। सबसे पहला एएस कवर कराया मैंने आज आपको, इम्पायरमेंट ऑफ लॉस का। इम्पायरमेंट लॉस का मतलब एएस नंबर 28 क्या कहता है बताना। इम्पायरमेंट ऑफ लॉस कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, इम्पायरमेंट ऑफ लॉस कैसे रिकॉर्ड करेंगे। एएस नंबर 28 क्या कहता था कि अगर आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, तो इम्पायरमेंट लॉस आएगा। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालोगे? रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वैल्यू इन यूज और तो नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर लेना पड़ेगा। सर क्या वैल्यू इन यूज निकालना पड़ेगा? हाँ बेटे, फ्यूचर इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, फ्यूचर फ्लो की। और सर नेट सेलिंग प्राइस दे रखा होगा, हाँ बेटे, कई बार डिस्पोजल दे रखा होगा, वो माइनस कर लियो तब जाके नेट सेलिंग प्राइस आएगा। जो आपका ये रिकवरेबल है, इसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करियो। कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है तो लॉस आएगा, कैरिंग अमाउंट नहीं है
कैरिंग अमाउंट कम है तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा, लेना ही नहीं, गेन रिकॉग्नाइज ही नहीं करना। समझे? ये मैंने आपको कराया था एएस नंबर 28 में, याद है? पूरा का पूरा डिटेल सामने स्क्रीन पे, एक बार स्क्रीन देख लो, स्क्रीन देख लो। इम्पायरमेंट लॉस का तरीका मैंने बताया था, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट इज द इम्पायरमेंट लॉस। रिकवरेबल अमाउंट होता है नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हाइयर। वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं? फ्यूचर इन्फ्लो जो होने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, रेट क्वेश्चन देगा। वैल्यू इन यूज निकालने के बाद रिकवरेबल अमाउंट होती है नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हाइयर। इम्पायरमेंट लॉस होता है कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर दो, आपका इम्पायरमेंट लॉस आ जाएगा, वो पीएनएल से सेट ऑफ होगा। इसमें मजेदार पॉइंट कौन सा वाला था? इलस्ट्रेशन नंबर 3 में पढ़ा था, रिवैल्यूएशन वाला। अगर आपने कभी रिवैल्यूएशन कर दिया, मैं वापस आता हूं, अगर आपने कभी रिवैल्यूएशन कर दिया तो आपकी कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी और जो प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। आपने अगर रिवैल्यूएशन कर दिया और आपका प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला गया तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, कंटिन्यू करो। तो बाद में जब इंपेयरमेंट करने बैठोगे और इंपेयरमेंट में लॉस जाए तो लॉस पहले रिवैल्यूएशन से सेट ऑफ होगा। रिवैल्यूएशन से सेट होने के बाद जो बचा हुआ है वो पीएनएल में जाएगा, जैसे सामने स्क्रीन पे देखो। सामने एक सेकंड, सामने स्क्रीन पे देखो, यहां पे हमने रिवैल्यूएशन किया था, 2.10 करोड़ का फायदा हुआ था रिवैल्यूएशन में, ये चला गया था रिजर्व में, है ना जी? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देखो, मैंने एंट्री भी डाली है, देख रहे हो? रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर दिया था। फिर मैंने क्या करा, 2 साल और चला ली, 2 साल और चलाने के बाद इंप्लीमेंट लॉस आया, 0.9191 करोड़ का लॉस। लेकिन ये इंप्लीमेंट का पीएनएल से नहीं जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन किया था तो कितना रिवैल्यूएशन किया था, अगर ना किया होता तो क्या लॉस होता, ऐसे करके देखेंगे। अगर इंप्लीमेंट रिवैल्यूएशन ना किया होता तो आज भी 3 करोड़ होती। 3 करोड़ में मैं 2 बार डेप लगाता, 1-1 करोड़ की बचती कितनी? 1 करोड़। 1 करोड़ की चीज 79 लाख रह गई, यानी नुकसान होता 21 लाख का। ये आता पीएनएल में, समझे मेरी बात? बाकी रिवैल्यूएशन चलेगा, मैंने आपको एंट्री डाल के दिखाई। यही अगर की जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा लॉस कहां से जाएगा? पीएनएल से। जो आप वैल्यू गिराओगे वो भी पीएनएल में जाएगी, यानी इंपायरमेंट लॉस का क्वेश्चन आएगा तो बेटे इतना याद रख लो, सिर्फ कौन सा वाला आएगा? या तो या तो आएगा रिवैल्यूएशन के अपवर्ड वाला या डाउनवर्ड वाला। मैं आपको कागज पे, कोरे कागज पे लिख के देता हूं, रिवैल्यूएशन का अपवर्ड वाला ही आएगा। यानी ये वाली इलस्ट्रेशन अच्छे से कर लेना, थर्ड वाली इलस्ट्रेशन जैसा ही पेपर में आएगा, ये आरकेजी समझ लो, इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। फिर हमने करा अगला एएस, जिसका नाम था एएस नंबर 25, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बच्चों वाला एएस था। क्या कहता था बताना, कि जो भी आप इंटरिम रिपोर्टिंग कर रहे हो वो आप कंप्लीट बेस पे करोगे, आपकी इंटरिम रिपोर्ट भी ऐसी मानी जाएगी जैसे फाइनेंशियल है। किसी भी साल का खर्चा और एक्सपेंस क्रूअल बेस पे रिकॉर्ड होगा, इनकम व्हेन इट इज अर्न, खर्चा व्हेन इट इज एक्सपेंडेड। किसी एक क्वार्टर का खर्चा डेफर करके दूसरे क्वार्टर में नहीं डाल सकते, आपको क्वार्टर वाइज अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। इसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था वो ये वाला था, इलस्ट्रेशन नंबर 3 वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आरकेजी याद रखिएगा, जिसमें आपसे वो करेक्ट प्रॉफिट निकलवा के देख लेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन 3 है। फिर हम आ गए थे एएस नंबर 23, एसोसिएट में। एसोसिएट कौन से होते हैं जी? जिस कंपनी में हमने पैसा इन्वेस्ट किया मोर देन 20%, यानी हमारा उसके अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, और 50%, 50% से ज्यादा नहीं, नहीं तो वो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी हमारी। उसमें फिर एएस नंबर 23, एएस नंबर 21 लगेगा, कंसोलिडेशन का जो चैप्टर पढ़ाया था मैंने। तो करना क्या है, 20% जो मिलता है लेकिन अप टू 50% है। ठीक है जी। ऐसी सिनेरियो है तो ये आपकी एसोसिएट कंपनी है। एसोसिएट कंपनी की अकाउंटिंग करते समय ध्यान रखिएगा, जितना पैसा आपने खर्च किया उसको नेट एसेट से कंपेयर कर लेना, एसेट माइनस लायबिलिटी कर लो या कैपिटल प्लस रिजर्व करके अपना हिस्सा निकाल लो। जो ज्यादा पैसा आपने दिया, स्क्रीन पे आता हूं, जो ज्यादा पैसा आपने दिया, जैसे मैंने इस केस में मेरी नेट एसेट थी 720, मैंने दिए 15 लाख रुपए, तो पैसा जो है वो गुडविल का है। और जितना भी हर साल प्रॉफिट होता जाएगा वो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता चला जाएगा। देखो, प्रॉफिट की जगह लॉस, तो प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस होगा। सर अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए तो गुडविल में से माइनस होगा। सर अगर गुडविल भी खत्म हो जाए तो लॉस को आगे कंसीडर नहीं करेंगे, लॉस वहीं कंसीडर होगा जो अप टू लॉस है। देखो जी, हमने 3 एएस करे हैं, 5 टोटल नए एएस हैं, जिसमें से मैंने 3 कर दिए, 2 रह गए, एएस नंबर 15 और एएस नंबर 15 तो लाइबिलिटी का हो गया, और एएस नंबर 27 ज्वाइंट एस कंट्रोल वाला, जेसीओ जेसी वाला, ज्वाइंट वेंचर वाला, वो दोनों भी अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो हमारी पहली वाली एक वीडियो ऑलरेडी इसकी प्लेलिस्ट के अंदर है सारी की सारी। पहली वाली के अंदर कुछ एएस है, 7-8 एएस है। दूसरी वाली में हमारा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो भी दूसरी वाली में भी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और जो नए ऐड हुए मैंने ये बना दिए, तो आपकी 4 वीडियो बन गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो पहले ग्रुप 1 में होते थे, 2 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले ग्रुप 2 में होते थे उसकी भी रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, सेम है, कुछ भी नया नहीं है।
सब कुछ स्टडी मेथड से कराया मैंने। पार्ट 3 के अंदर नए वाले के मैंने 3 डाले, पार्ट नंबर 4 के अंदर आ जाएगा नए वाले के बाकी बचे हुए 2। 4 में आपका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समाप्त। समझे जी? आज ये पार्ट नंबर 3 था। आप मुझे दीजिए विदा। अगली वीडियो में मिलेंगे बाकी 2 एएस नंबर 15 और एएस नंबर 27 के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर, अपना ख्याल रखें, घर वालों को परेशान मत करें। मैं सी राकेश का विदा लेता हूँ। बाय बाय।